नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि संबंधी तमाम जानकारियां देते हैं। इन कठिन परिस्थितियों में भी हमारे किसान और खेतीहर मजदूर हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि आपके घरों में भोजन की कमी ना हो पाए। इसलिए ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि समय रहते आपको कृषि से संबंधित तमाम जानकारियां पहुंचाई जाएं। तो अपने आज के कार्यक्रम में 3 सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ हम हाजिर हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, कृषि वैज्ञानिकों की ये कोशिश रहती है कि ऐसी नई तकनीकें आपके लिए लेकर आई जाएं जिससे कि खेती किसानी करने में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि देश भर में फैले हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हर संभव ये प्रयास करते हैं कि लगातार किसानों को कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां वे प्रदान करते रहें। और इसी के संबंध में कार्य कर रहा है महाराष्ट्र के वाशिम जिले में करदा कृषि विज्ञान केंद्र, जिसने कृषि उत्पादक कंपनियों के साथ मिलकर वहां के किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं। करदा कृषि विज्ञान केंद्र ने 2016 में किसान उत्पादक कंपनी यानी एफपीसी की स्थापना की और नाम रखा ऋषिवत किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड, जिसे संक्षेप में आरएफपीसीएल कहा जाता है। करदा केवीके का उद्देश्य दरअसल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण क्लब का गठन करके गोद लिए गांवों में सामूहिक दृष्टिकोण से काम करना था। वाशिम जिले की कुल ग्रामीण आबादी 9,85,000 है और इसमें से करीब 3,85,000 की रोजी रोटी मुख्य रूप से खेती से जुड़ी है। कुल जोत भूमि में से लगभग 22% जमीन के मालिक सीमांत और 37% लघु किसान हैं। कम जोत की वजह से ये किसान आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं कि मूल्यवर्धन, उत्पादन प्रौद्योगिकी और बेहतर विपणन व्यवस्था को अपना सकें। नीति आयोग ने वाशिम की पहचान महत्वाकांक्षी जिले के तौर पर की है। ये बात यहाँ के किसानों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है और उनकी तरक्की का रास्ता खोलने वाली भी। दूसरी ओर नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से वाशिम जिले में एक फसल परियोजना चल रही है। इसके अंतर्गत कृषक हित समूह यानी एफआईजी बने हैं और उनसे बहुत से किसान जुड़े हैं। इनमें से 750 से अधिक किसानों को आरएफपीसीएल में शेयर धारकों के रूप में सम्मिलित और समायोजित किया गया है। दरअसल वाशिम के किसानों के सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। उनके पास ना तो उन्नत किस्मों के गुणवत्तापूर्ण बीज थे और ना ही खेती की तकनीकी जानकारी। इनके लिए उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाना, कृषि आदानों की समय पर उपलब्धता, विस्तार सेवाओं और बाजारों तक पहुंच भी मुश्किल थी। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए आरएफपीसीएल ने शेयरधारक किसानों को प्रमाणित बीज उत्पादन के गुर सिखाना शुरू किया। यही प्रमाणित उन्नत बीज आरएफपीसीएल के लिए लाभदायक व्यवसायिक उद्यम बनकर उभरा। व्यवसायिक गतिविधियों के अलावा आरएफपीसीएल ने पिछले कई साल के दौरान 3,000 से भी ज्यादा किसानों को अच्छी कृषि विधियों के लिए प्रशिक्षित किया है और शेयरधारक बीज उत्पादकों को अपनी खपत के लिए पर्याप्त बीज का उत्पादन करने और दूसरे किसानों को बेचने में सक्षम बनाया है। कंपनी कुल लाभ का लगभग 50% हिस्सा किसानों को देती है। कंपनी ने नजदीकी और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले किसानों को भारी मात्रा में बीज उपलब्ध कराए हैं। लॉकडाउन अवधि के दौरान तो किसानों की मांग को पूरा करने के लिए आरएफपीसीएल ने बीजों की होम डिलीवरी भी शुरू की। साथ ही किसानों के लिए दूसरे महत्वपूर्ण कृषि आदानों और मृदा परीक्षण सेवाएं भी उपलब्ध कराई। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं कृषि कैलेंडर पर, जिसमें हम वर्तमान समय में होने वाले कृषि कार्यों के संबंध में देते हैं आपको विशेष जानकारियां। आज हम आपको बताएंगे कि मौसमी फसलों में किस तरह से निराई, गुड़ाई और सिंचाई का काम आपने करना है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जून माह बैंगन, मिर्च, अगेती फूल गोभी की पौध की बुआई करने के लिए उपयुक्त है। किसान भाई बैंगन, टमाटर व मिर्च की फसलों में सिंचाई व निराई गुड़ाई का कार्य करते रहें। किसान चाहें तो लौकी, खीरा, चिकनी तोरी, आरा तोरई, करेला व टिंडे की बुआई भी कर सकते हैं। इस मौसम में भिंडी की फसल की बुआई भी की जा सकती है।
इसके लिए भिंडी की उन्नत किस्में जैसे परभनी क्रांति, आजाद भिंडी, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार, VRO 5, VRO 6 और IIVR 10 का चुनाव भी कर सकते हैं। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, अपने सेगमेंट के जरिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे सफल किसानों से जिन्होंने खेती किसानी के क्षेत्र में अपना नाम किया है और दूसरे किसानों के लिए मिसाल बने हैं। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही सफल महिला किसान से जिनका नाम है पपम्मल। इन्होंने जैविक खेती न केवल की है बल्कि जैविक खेती करने के लिए दूसरे किसानों को बढ़ावा भी दिया है और इसके लिए भारत सरकार से इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आइए दिखाते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। पपम्मल 105 वर्षीय तमिलनाडु के रहने वाली एक प्रगतिशील महिला किसान है। पपम्मल अपने उम्र की अपने क्षेत्र की एकमात्र अकेली किसान है जो कि जैविक खेती करती हैं। पपम्मल कृषि के क्षेत्र में अग्रणी मानी जाती हैं। उनके पास 2.5 एकड़ खेत हैं जिसमें वो प्रतिदिन खेती करती हैं। साथ ही ये तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालय से भी जुड़ी हुई हैं। पपम्मल जैविक खेती के प्रति बेहद जागरूक हैं। साथ ही इसे बढ़ावा देने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। इनकी जैविक खेती के प्रति रुझान और जैविक खेती को बढ़ावा देने में किए गए सफल प्रयासों को देखते हुए वर्ष 2021 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। पपम्मल का जन्म 1914 में देवलपुरम गांव के विल्लामल और मरुतचला मुदलियार के यहाँ हुआ था। उन्होंने अपने माता पिता को कम उम्र में खो दिया था। विरासत में उन्हें एक दुकान मिली जिससे शुरुआत में इन्होंने व्यवसाय किया। उससे जो भी मुनाफा हुआ उससे इन्होंने गांव में लगभग 10 एकड़ जमीन खरीदी और तभी से खेती करना शुरू कर दिया। पपम्मल इस खेत में बाजरा, दलहन और सब्जियों की खेती करती थी। जैविक खेती में पपम्मल शुरुआत से ही गहरी रुचि रखती थी। साथ ही जैविक खेती के विकास के लिए कृषि संस्थानों द्वारा आयोजित सम्मेलनों में बड़ी ही उत्सुकता से शामिल होती थी। अपने जीवन के शुरुआती दौर में भी राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय रही थी। वर्ष 1959 में पपम्मल थेक्कमपट्टी पंचायत की पार्षद चुनी गई। कर्मादाई पंचायत संघ में पार्षद के रूप में भी इनका चुनाव हुआ। पपम्मल द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की सदस्यता भी रखती हैं। पपम्मल का मानना है कि कृषि के क्षेत्र में लगातार कड़ी मेहनत कर सफलता हासिल की जा सकती है। इन्होंने अपने क्षेत्र के किसानों को भी जैविक खेती में बढ़ चढ़कर शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। 105 वर्षीय पपम्मल जैसी सफल महिला किसान खेती से जुड़े सभी प्रगतिशील किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई है। कोरोना महामारी ने इस वक्त पूरे समाज को हलकान करके रख दिया है। हमारे किसान और खेतीहर मजदूर हर सफल प्रयास कर रहे हैं कि हमारे घरों तक खाना पहुंच सके। इसलिए कटाई और बुआई का काम भी सुनिश्चित किया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए किसानों को किस तरह की सावधानियां बरतनी हैं, इसके लिए ICAR ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम हैं जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता।
किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। खेती किसानी से जुड़े क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार और इसी प्रतिबद्धता के बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क बना है। इसका उद्घाटन गुरुवार को ही केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है और इससे वहां के लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है। आइए दिखाते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है। यही वजह है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज में इस क्षेत्र के लिए भी प्रावधान किए गए थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में खुलने वाला इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का काम करेगा। उम्मीद है कि इस पार्क से 25,000